हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे 2017, 18 और 19 के सभी लघु त्रि प्रश्नों का सॉल्यूशन। अच्छे से देखेंगे कि कैसे 2017, 18 और 19 तीन वर्षों में किस प्रकार के लघु त्रि प्रश्न आए। तो क्योंकि चैप्टर्स यही हैं, डेटा चेंज होगा, तरीके वही होंगे, आपको करने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख करके जाएं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। आप सभी का एग्जाम बहुत बेहतर हो, अच्छे से अच्छे अंकों से आप पास हो। इसके पहले आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, लगभग सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु और सारे लघु, सारी सीरीज आपको दी जा चुकी है, आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा चुका है। अब ये मैं आपके लिए कर रहा हूं 2017, 18 और 19, इसको आप समझिए। इसके पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो अति लघु त्रि का सेगमेंट था उसमें 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 जो शंकु का था उसमें 3 की जगह गलती से 7 लिख गया, ठीक है। 7 21 का कटना था तो वो 7 लिख गया, वहां पर 3 होगा, आप 8 गुणे 3 कर लेंगे और 22 गुणे 24 करके जो आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो आप सब जान भी गए हैं, वैसे वहां पर गलती से 3 की बजाय 7 नीचे लिख गया है, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था शायद वो 2018 का, ठीक है, तो उसको देख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया दो पासों को एक साथ फेंकने पर योगफल 4 होने की प्रायिकता क्या है। योगफल 4 होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, यानी जोड़े तो 4 है। तो आपको ये मैंने अच्छे से बताया है कि जब भी दो पासे फेंके जाते हैं तो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, अगर कभी आपसे पूछे दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम क्या होंगे, कुल कितने परिणाम होंगे ऐसे, या कुल कितनी घटनाएं होंगी, तो आपको मालूम है कि वो 36 है ना। इस कुल परिणाम को एक और नाम से जाना जाता है प्रतिदर्श समष्टि। आपको मैंने कई बार ये चीजें अच्छे से समझाया, ये कुल घटनाएं या कुल परिणाम ही प्रतिदर्श समष्टि है। तो अगर ये पूछता प्रतिदर्श समष्टि क्या है तब भी आप कहते 36, लेकिन दो पासे फेंके जाए, सामान्य प्रश्न है, दो पासे फेंके जाए तो कुल कितनी घटनाएं होंगी 36, या प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा 36। लेकिन यहां पूछा है कि दो पासे फेंके जाने पर उनमें योगफल 4 आए, उसकी प्रायिकता क्या है। योगफल 4 कब कब मिलता है आपको मालूम है, जब इसमें जोड़े बनते हैं, जब आप दो पासे फेंकते हैं तो ऐसे जोड़े बनते हैं। तो एक में देखिए आपका बना होगा वहां पर 2 के साथ 2 है ना, इसमें 4 मिलता है। और एक में आप देखेंगे 3 के साथ 1 मिलेगा, ठीक है, 3 के साथ 1, और एक और है जिसमें आपका 1 के साथ 3 था। ये ऐसे 3 जोड़े हैं जो कि जिनमें योग करने पर 4 प्राप्त होता है, ठीक। और कोई ऐसा जोड़ा नहीं था जिनको जोड़ने पर 4 प्राप्त हो, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से देखा हुआ है। तो वो सारा घटनाएं मैंने कैसे निकालते, 36 घटनाएं कौन सी होती, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 घटनाएं, अगर वो पूछता कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर योगफल 4 होने की कुल कितनी घटनाएं हैं या प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो हम उत्तर करते कि ऐसी 3 घटनाएं हैं। ये देखिए किस जोड़े में, किस जोड़े में, किस जोड़े में, इसको हम ऐड करते हैं तो 4 मिल जाता है, इसको ऐड करते हैं तो 4 मिलता है। लेकिन उसने कुल परिणाम नहीं पूछे, यहां पर उसने पूछा प्रायिकता क्या है या संभावना क्या है। उसने प्रश्न में प्रायिकता, मैंने यहां प्रायिकता लिख दिया है और प्रश्न में पूछा गया संभावना ज्ञात कीजिए। संभावना या प्रायिकता जब भी पूछेगा तो आपको प्रायिकता या संभावना का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो प्रायिकता या फिर हम कहें संभावना, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर लिखा जाता है अनुकूल घटनाएं और नीचे लिखा जाता है कुल घटनाएं, टोटल, है ना। तो आप यहां पर देखिए अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल तो 3 ही है, ऐसे 3 ही घटनाएं हैं जिसमें 4 हो रहा है योगफल, और कुल घटनाएं 36 है, उसको नीचे रख देंगे तो 36 3 1 कम 3 12 3 36, ऊपर 1 नीचे 12, 1/12। कई सीरीज में कई जगहों पर इसका आंसर गलत लिखा है, 12 लिख दिया है, जबकि प्रायिकता कभी 12, प्रायिकता तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। प्रायिकता मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जब भी प्रायिकता या संभावना कहा जाए, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रायिकता सदैव, प्रायिकता या संभावना हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 से ना 0 से छोटी यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना 1 से बड़ी। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो 12 कैसे हो जाएगी आप सोचिए। तो उन्होंने 1/12 को 12 लिख दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। प्रायिकता का ये सूत्र होता है, इसी सूत्र से ये लगाया जाएगा,
ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कई जगहों पर सीरीज में बहुत गलतियां होती हैं, स्टैंडर्ड तरीके से आपको समझना चाहिए चीजों को। ठीक है, तो मुझे आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रायिकता 1/12 है। अगर प्रायिकता या संभावना इस जगह लिखा होता है तो 1/12, अगर वो पूछता प्रतिदर्श समष्टि क्या है तो आप बोलेंगे 3, या अगर वो पूछता है कि कुल परिणाम ऐसे कितने हैं जिसमें जोड़ने पर 4 है तो भी आप बोलेंगे 3। अगर पूछता है परिणाम कितने तो 3, ठीक, प्रतिदर्श समष्टि कितना है तो 3 उत्तर। लेकिन अगर वो बोलता प्रायिकता या संभावना क्या होगी तो 1/12। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका आंसर निकालना है अच्छे से, और बिल्कुल टेंशन लिए बगैर अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए अब ये 4 यहां पर था, योगफल 4 हो, अब हो सकता है कहीं पर योगफल बदल जाए, तो उस स्थिति में देखिए स्टार्ट हमेशा देखिए जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो सबसे पहले 1 और 1 आ सकता है, सबसे छोटी संख्या ये हो सकती है और इससे छोटी संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसको आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या आता है, योगफल इसका 2 आता है। तो मतलब अगर योग कहीं पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इससे ज्यादा तो योगफल होता नहीं है, हमेशा आपने पढ़ा है। तो अगर योगफल 2 बोलेगा तो ऐसी 1 घटना होगी, अगर योगफल 3 बोलेगा तो ऐसी 2 घटनाएं होंगी, योगफल 4 आएगा तो ऐसी 3 घटनाएं होंगी, योगफल 5 आएगा तो 4, योगफल 6 आएगा तो 5 और योगफल 7 आएगा तो ऐसी 6 घटनाएं। इसके बाद 8 से योगफल 8 में फिर उल्टा, अब रिवर्स चलेगा, यहां से उल्टा चलेगा, ध्यान रखिएगा, 5, 4, 3, 2, 1। इस टेबल को आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, योग चाहे जो पूछे, योगफल, और ये है हमारी कुल घटनाएं, कुल घटनाएं कह सकते हैं या प्रतिदर्श समष्टि, ये ठीक है। इस तरीके से आपने अगर याद कर लिया, अब जैसे मान लीजिए ये प्रश्न होता कि 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर योगफल 8 होने की प्रायिकता क्या है, योगफल 8 होने की, तो योगफल 8 वाला देखिए 8 कितनी संभावना है, 5, तो योगफल 8 होने की 5 घटनाएं हैं। तो इसी सूत्र में आप मान रखेंगे तो देखिए यहां ऊपर 5 रख देंगे और नीचे कुल घटनाएं थी 36, तो 5/36 उत्तर हो जाएगा। अगर हो कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया और योगफल 3 आने की क्या संभावना, योगफल 3, तो ऐसी केवल 2 घटनाएं हैं, तो इसी में अनुकूल घटनाएं इसकी जगह ऊपर 2 रख देंगे, है ना, 3 आने की, योगफल 3 आने की, इस जगह पर योगफल 3 आने की, तो ऊपर 2 रख देंगे, नीचे 36 काट के 2 1 कम 2, 18 2 36, तब ये 1/18 आ जाता। ठीक है, अगर इसी में प्रश्न होता कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया तो योगफल 9 आए, इसकी क्या प्रायिकता है, योगफल 9 आने की संभावना क्या है, तो योगफल 9 आएगा, ऐसी कितनी घटना है, 4, तो आप क्या करते, 4 ऊपर लिखते और टोटल 36 नीचे लिखते। भाई प्रायिकता का सूत्र यही होता है, यहाँ अनुकूल घटना में 4 ऐसी घटनाएं तो ऊपर 4 रखते, नीचे 36। अब देखिए 4 एकम 4, 4 9 36, तो आ जाता है 1/9 उत्तर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपको दिए जाए तो ये टेबल आप सिंपल बना लीजिएगा, 2 से शुरू करिएगा, योगफल मिनिमम 2 होता ही है इसमें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसकी कुल घटनाएं 1 2 3, ये सब आप समझ गए, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, आप लोग करते रहें क्वेश्चंस अच्छे से और आंसर करते रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्लास को करा दिया जाए। अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है तो मैं प्रयास रखूंगा कि इसको 17 को एक में, 18 को एक में और 19 को एक में, ऐसे 2 या 3 पार्ट में दे देंगे, ताकि अच्छे से आपको मैं डिटेल कर सकूं, क्योंकि फिर डिटेलिंग कम हो पाती है, फास्ट स्पीड हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिरे का परिमाप 56 हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी किसी शंकु में या किसी बेलन में कपड़ा लगाना हो या कोई पेपर चिपकाना हो, तो उसका मतलब है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर मदारी की टोपी शंक्वाकार है, शंकु के आकार की है, शंक्वाकार मतलब शंकु के जैसी ऐसी टोपी है, और इसमें उसको जो कपड़ा लगा है वो दे दिया गया है। इसमें इसने कहा है कि मदारी की टोपी शंक्वाकार है, तो उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। इसका मतलब कि इस टोपी का जो टोपी है, टोपी का वक्र पृष्ठ मालूम हो गया, वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ कितना होता है, सूत्र होता है शंकु का πRL। ठीक है, जब भी किसी शंकु में या बेलन में कपड़ा दिया होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो
उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है, इसमें बोला गया और यदि इसके गोल सिरे का, देखिए शंकु में नीचे एक गोल सिरा होता है, ऐसे वृत्त बना होता है ना, फिर ऊपर ऐसे जाता है ना ये, तो ये जो वृत्त है इसका उसने एक डिटेल दी है और बोला है यदि उसके गोल सिरे का परिमाप 56 है, इसका मतलब उसने वृत्त का परिमाप दे दिया। क्या दे दिया? वृत्त का परिमाप। तो इसी वृत्त का परिमाप उसने दे दिया है। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिमाप बताइए। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और वृत्त का परिमाप दिया था 56, तो इधर हम परिमाप की जगह 56 रख देंगे, फिर बराबर है 2 गुणे पाई गुणे आर, है ना। ये 2 इधर ले आइए, 56 के नीचे बटे 2 हो जाएगा, बराबर इधर पाई आर। मैंने पाई का मान क्यों नहीं रखा है देखिए, क्योंकि इसमें भी पाई आर है, यहां पर सीधे सीधे पाई आर का मान निकाल लेंगे। 56 क्या आएगा? 28 दूना 56। तो आप देख रहे हैं पाई आर की वैल्यू क्या आ गई? 28, ये कट के। तो हम क्या करेंगे अब, इतने की जगह, क्योंकि ये भी पाई आर यहाँ है, तो पाई आर का मान कितना आ गया? 28। हम यहाँ पर 28 रख देते पाई आर की जगह, और एल हमें निकालना, यही एल ही होता है तिरछी ऊंचाई। ये जो ऊंचाई होती है शंकु की, इसी को एल कहते हैं, या तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वक्र पृष्ठ भी दिया था, 840 वर्ग मीटर कपड़ा लगा था, तो इस वक्र पृष्ठ की जगह आप 840 रख दीजिए, क्योंकि इसने पहले ही बताया था कि यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, और मैंने बताया अगर कपड़ा कितना लगा है ऐसा कुछ बोला जाता है, तो चाहे वो बेलन हो या शंकु हो, आप तुरंत उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि वक्र पृष्ठ दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ की जगह हमने 840 रख दिया, जितना कपड़ा लगा था। पाई आर का मान ऊपर से 28 निकाल चुके हैं हम, देखिए, और एल निकालना था। अब ये 28 इधर आकर के 840 के बटे में हो जाएगा 28 बराबर एल। अब कोई दिक्कत नहीं, 28 को अगर आप काटेंगे तो 3 बार में 84 से कटेगा। ठीक है, और ये 0 30, देखिए 28 3 84 होता है ना, 3 और 24। ठीक है, तो एल का मान आ गया 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर उत्तर। ये हो गया तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। इसी एल को ही क्या कहते हैं? या तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं, या फिर तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 2 नाम आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी कैसे करना था। तो मैं आपको इसको 3 पार्ट में आज ही दे रहा हूं। ठीक है, एक लगातार आपको पार्ट्स मिलते जाएंगे, आप लोग देखते जाइए और तैयार करते जाइए, ताकि आपको टेंशन भी ना हो, थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाए, और आज ही आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मैं इसको हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक। ये तो बहुलक बताना बहुत आसान है, अगर बहुलक आ जाता है तब तो समझिए बहुत ही आसान है, केवल देख के बताना है। देखिए यहाँ पर पद दिए गए और यहाँ बारंबारता, इसका मतलब 21 कितनी बार आया? 2 बार। बारंबारता का मतलब कौन सी चीज कितनी बार आई है? 21 2 बार आया है, 22 3 बार आया, 23 5 बार आया, 24 1 बार आया, 25 2 बार आया है। तो इसमें कौन सा पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है? सर्वाधिक बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार 23 आया है। देखिए 23 कितनी बार आया? 5 बार, और कोई इतनी ज्यादा बार आया नहीं। तो जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? 23 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए बहुलक क्या होगा? 23। ये ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कभी भी इसको बहुलक मत बता दीजिएगा। जो पद सबसे ज्यादा बार आया है, यानी 23 सबसे ज्यादा बार आया, तो बहुलक क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। इस प्रश्न को तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं देख करके, केवल ऑब्जर्वेशन मात्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो आपको जब भी ये भिन्न वाले क्वेश्चन आए, आप देखिए इसका तरीका क्या होगा। आप तुरंत ही उसका अंश माना, अंश बराबर x, भिन्न में 2 चीजें होती है, अंश और हर बराबर y। तो भिन्न अपने आप बन जाएगी। अगर आपने अंश और हर मान लिया तो भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी x बटे y। इतना काम तो आप अपने आप कर लेंगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ना कोई प्रॉब्लम है। अब जैसा कहा गया वैसा काम करेंगे। तो कहा गया है कि जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो वह 2/3 हो जाता है। यानी कि अगर ये जो भिन्न है x बटे y, इसके अंश में 1 घटा दे, माइनस कर दे, हर में कोई परिवर्तन नहीं करना, अंश में 1 घटाना है, तो ये इसका मान 2/3 हो जाता है। यही तो बोला है। तो ठीक है, तो आप जरा इस प्रश्न को तो मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन फिर से करा दे रहा हूं। ठीक है,
अब इसको जल्दी से थोड़ा करेंगे, y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसी स्थिति में। तो 3 का जब ये 3 का गुणा तो हो जाएगा x माइनस 1 से इधर, और बराबर बीच में 2 का गुणा y से हो जाएगा, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आया देखिए 3x, इसका इससे भी किया जाएगा और इसका इससे भी किया जाएगा गुणा, तो 3x माइनस 3 एकम 3 और बराबर इधर 2y। अब x और y को एक तरफ लाएंगे तो y वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा और संख्या उधर भेज दीजिए, -3 उधर जाएगा तो +3। इस तरीके से ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। अब दूसरे समीकरण में क्या कहा गया है, दूसरे समीकरण में कहा गया है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अगर आप हर में 4 जोड़ दें तो ठीक है। तो दूसरी शर्त जो है उसको देखते हैं। पहली शर्त तो ऊपर हो गई, दूसरी शर्त जो क्वेश्चन की है, दूसरी शर्त के अनुसार ऐसे ऊपर आप लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार। ये जो था वो पहली शर्त थी, है ना, क्वेश्चन की 2 शर्तें थी। अब इसने कहा है कि भाई यदि हर में क्या, उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो अंश तो ये रहा और हर में हर थिवाई इसमें 4 जोड़ दें तो इसका मान 1/2 हो जाता है। तो ठीक है, अब इसका जरा ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी, तो ये 2 का x से 2x हो जाएगा और y + 4 1 से गुणा होगा तो y + 4 ही रहेगा इधर, तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब यहां से जो समीकरण बन के आएगा 2x, y को इधर ले आइए -y बराबर 4 उधर ही रहने दीजिए, ये दूसरा समीकरण बन के आ गया। इस प्रकार से 2 समीकरण आपके सामने दिख रहे हैं, एक समीकरण ये बन गया और एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को अब केवल सॉल्व करना है और x y का मान निकल आएगा, यहां पर x और y का मान रख देंगे, बस भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दो जो समीकरण बने हैं 3x माइनस 2y बराबर 3 और यहां से बना है 2x माइनस y बराबर 4। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको इसमें जिस भी एक पद को, चाहे x को या y को एलिमिनेट करना है, यानी उसका विलोपन करना है विलोपन विधि से, तो क्या होता है उसको बराबर होना चाहिए। अगर आपको x हटाना है तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, या यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x बराबर होना चाहिए, ऐसा है नहीं। यहाँ पर 2y है, यहाँ एक ही y है तो ये भी बराबर नहीं है। तो अगर हम x या y में किसी को भी हटाएंगे तो पहले उसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, अगर देखिए इस वाले समीकरण में हम 2 से गुणा करते हैं, मान लीजिए हमको y को हटाना है, y हटाना है तो हम क्या करेंगे, केवल समीकरण 2 में, इस वाले समीकरण में y लिखा है, इसमें 2 और गुणा हो जाए बस। तो गुणा क्या करते हैं, गुणा पूरे समीकरण में किया जाता है, केवल इस जगह पर गुणा नहीं करेंगे आप, बल्कि पूरे समीकरण में करेंगे। तो आप ये लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, पहले लिखेंगे एक लाइन समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब देखिए 2 से गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। अब तो ये हो जाएगा 4x, पूरे समीकरण में गुणा होता जाएगा और यहाँ 2y आ जाएगा और इधर भी 2 से गुणा होगा 8, ये बदल जाएगा। अब जो समीकरण 2 था वो ये हो गया गुणा होकर के। इस समीकरण को और इस समीकरण को आपको सरल करना है, तो अब इसको इसके नीचे नोट कर लीजिए, 4x माइनस 2y बराबर 8। ठीक, हमने लिखा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनको अगर चिन्ह समान है, जैसे हमको y को हटाना है, y बराबर भी हो गया, 2y ऊपर भी 2y नीचे भी, और चिन्ह यदि दोनों के समान है, यानी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो आप इनको क्या करेंगे, घटाने पर ये कैंसिल होंगे। घटाने पर क्या होता है, हमेशा नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का 4x है तो माइनस, ये माइनस का 2y है तो प्लस, और ये प्लस का 8 है तो माइनस, कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब प्लस ही है वो, ये हमेशा नियम होता है। तो अब क्या हुआ, ये 2y और 2y क्या हुआ, कट गया, क्योंकि अब ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 2y, खत्म। यहां से देखिए प्लस का 3x और माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस तो आएगा माइनस का x, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या 4x के आगे माइनस, इसलिए माइनस x बचा। इधर देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 8, तो ये आएगा माइनस का 5, ये भी होगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट जाएगा तो बचा x बराबर 5। x का मान 5 किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, y आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण, अब किसी भी समीकरण में आप रखिए, जैसे कि मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 ये है 3x माइनस 2y बराबर 3। यहां पर देखिए 3 गुणे x की जगह कितना आया, 5, तो हम 5 रख दे रहे हैं। इसके आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 × 3 = 15,
-2 बराबर उधर 3 है। अब इसको जरा 15 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, इसी के बराबर में फिर सॉल्व कर देते हैं। 15 उधर जाएगा तो 3 के साथ, तो इधर माइनस का 2y बचेगा, उधर 3 पहले से, 15 को उधर ले जाएंगे तो +15 जो है उधर जाएगा, -15 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, 2y बराबर यहाँ पर, चलिए मैं इसको कहीं अलग लिख देता हूँ, ये बीच वाली वर्किंग में हटा देता हूँ, x का मान 5 आ गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से ये जो शर्तें ये हटा ही देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, आपने देख लिया होगा अच्छे से। x का मान 5 आ चुका है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये आया -2y बराबर 3 - 15, इतने पर पहुंचे थे। -2y बराबर 15 में से 3 जाएगा 12 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर देखिए 12/2 हो जाएगा, इधर ये गुणे में है उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 2 × 12 तो कट के आया 6, y बराबर 6 और x बराबर कितना आया 5, ये दो मान निकल आए। तो भिन्न देखिए यहाँ पर आपका भिन्न क्या थी, भिन्न थी x/y, तो यहाँ पर भिन्न बराबर x की जगह रख दीजिए 5, जो आया y की जगह 6, 5/6 इसका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप आराम से इस प्रश्न को लगा लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोबारा से आपको समझा दिया गया, इसके पहले एक बार और ये कराया जा चुका है सब क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 4 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चंस लघु के हैं 2017 के, उनको भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, एक आपको पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बना है। ये चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है बिल्कुल, क्योंकि इसके चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त की परिधि पर है। जो भी किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर होते हैं तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ठीक है, अब विकर्ण AC और BD खींचे गए, देखिए AC और BD खींचे गए, ठीक है। यदि ACB 52 है, ACB यहाँ पर 52 बन रहा है, ये भी ठीक है। और कहा गया है BAC 48 है, BAC यहाँ पर 48 बन रहा है, ठीक है। तो ADC का मान बताना, कोण ADC कहाँ बन रहा है, देखिए ADC यहाँ से चलेंगे, ये वाला पूरा ADC है ना, A से D फिर C, तो ये बन रहा है। अब इसको ज्ञात करना है। देखिए अब आप अगर इस त्रिभुज को, इसमें एक त्रिभुज देखिए, ध्यान दीजिए ABC त्रिभुज, अगर मैं अलग से बना के आपको दिखाऊं तो इस टाइप से कुछ, देखिए यहाँ पर A है, ये B है और यहाँ अगर C है, देखिए तो इस जगह पर बन रहा है देखिए 48, और यहाँ पर देखिए ऊपर बन रहा है 52, और ये वाला आपको निकालना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आपको मालूम है अगर हम ऐसे करेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C त्रिभुज ABC में, तो वो आप रखेंगे 180। इसमें से A की जगह है 48 प्लस B वाला आपको बताना है, C वाला देखिए 52 है, 180। इस त्रिभुज में ये वाला कोण निकल आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा, और जब ये वाला मिल जाएगा तो ये इसके विपरीत कोण है, दोनों का योगफल भी 180 होता है। अभी आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको निकालिए, इस त्रिभुज से तीसरा कोण निकालेंगे, तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के 180 होता है। तो देखिए 48 और 52 मिलकर के कितना हुआ, 100। तो 48 और 52 100 हुआ बराबर 180। तो कोण B अगर आप निकालेंगे तो ये 100 जो है उधर जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा और ये आएगा 80। तो कोण B यानी ये कहाँ का था, ये इस त्रिभुज के इस जगह पर जो आया है, ये वाला तीसरा कोण, ये आ गया 80। तो अगर ये 80 आ गया तो मैंने आपको बताया था कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो विपरीत कोण होते हैं B और D, A और C, इनका योगफल 180 होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज में दोनों विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है, A और C का भी और B और D का भी विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में। तो इसका मतलब ये वाला 80 है तो ये वाला 100 आएगा, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में, किसमें, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की बात होगी। अब चक्रीय चतुर्भुज में कोण जो B है इसके विपरीत वाला D है, ये मिलकर के 180 होता है, ये रूल है। B वाला आपका आ चुका है 80, B वाला आ चुका है 80, और D वाला आपको निकालना है। ये 80 उधर जाएगा माइनस होगा, कोण D बराबर 180 माइनस 80 बराबर आपका 100 डिग्री आ गया। यहाँ का आंसर आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगर किसी सीरीज में या किसी जगह पर उल्टा 80 या 100 या 80 दिखता है तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको एकदम नियम से चीज़ों को समझा रहा हूँ। आपको ये समझना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा दिया, इसको कई बार लगवाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप, एक धातु की सिल्ली है जिसकी माप है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती। मतलब एक पहले जो दिया गया उसमें 3 भुजाएं हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पहले जो था वो क्या था, एक ये आपका घनाभ था, 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। तो जो धातु की सिल्ली थी, पहले जो धातु की सिल्ली थी, धातु की सिल्ली का अगर हम आयतन निकालें, पहले सिल्ली का आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप सभी जानते हैं इसको। और पहले जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो थी 10 गुणे 4 गुणे 1.6। अब देखिए 10 का 1.6 से गुणा होगा तो 0.16 हो जाएगा, 16 चौके 64। इसका गुणा आएगा कितना, 64। और सब सेंटीमीटर में थे तो आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर की घात 3। पहले जो प्रारंभ में ये सिल्ली थी इसका आयतन हमने निकाल लिया, धातु की बनी थी, मतलब लोहे की या किसी भी चीज की बनी होगी, एल्यूमिनियम की। तो अब उस धातु की सिल्ली का आयतन आ गया। अब इसे पिघलाकर, इसे गला दिया गया, पिघला दिया गया और एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई। अब की बार घन के आकार की सिल्ली। पहले ये कैसा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था तो घनाभ था, घनाभ कहा जाएगा उसको जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। और अब घनाकार बनाई जाएगी, उसी को पिघला के, इसी मटेरियल को, मान लो ये लोहा था या एल्यूमिनियम था या कुछ भी था, उसको पिघलाया गया और फिर घन बना दिया गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाए तो हमेशा उसमें उसका आयतन नहीं बदलता, उनका आयतन नहीं बदलता, ये याद रखेंगे। इसका मतलब जो आयतन ये आया है वही इस नया जो घन बन रहा है इसका भी आयतन होगा। इसका मतलब नए घन का आयतन, ऐसे लिख देते हैं नए, ताकि आपको याद रहे। तो आप इसको लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर सिल्ली का आयतन, जो पहले सिल्ली थी उस सिल्ली का आयतन, वो दोनों समान रहेंगे, नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, नए घन का आयतन तो जो आएगा वो यही रहेगा, और सिल्ली का आयतन हमारा 64 आया है। और नए घन का आयतन, आयतन का क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। घन के आयतन की जगह हम लिख सकते हैं भुजा की घात 3। भाई आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब इसमें से ये जो भुजा निकालनी है तो घात 3 उस तरफ घनमूल हो जाएगा, घात 3 दूसरे तरफ घनमूल हो जाएगा। अगर वर्ग होता है तो वर्गमूल हो जाता है, अगर घात 3 है तो घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल इसका कितना होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। आप सभी जानते हैं 64 का घनमूल 4 आता है, तो यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब जो नया घन बना उसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मुझे आशा है ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नई सिल्ली बनी घनाकार, उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न में आपको ये भी समझा दूं, मान लीजिए कहीं ऐसा है कि कोई बेलन है, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या सब दी गई हो और उसको पिघला करके नया कोई शंकु बना दिया जाए, तो जब भी कोई एक आकृति पिघला के दूसरी आकृति बनेगी तो हमेशा उनका आयतन समान रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। उसी की सहायता से आप प्रश्न लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यही की पॉइंट होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए, साइकिल का पहिया मतलब वृत्त, और इसका मतलब ये वृत्त का व्यास है। व्यास कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास तो लेना नहीं होता, व्यास तो ये पूरा होता है, आपको हमेशा त्रिज्या लेनी होती है, आर। तो आप क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी 77/2। ये आपकी मिल गई त्रिज्या। ठीक है, आपको त्रिज्या मिल चुकी है। अब आपको करना क्या था, पहिए की त्रिज्या की, व्यास हमें जरूरत नहीं था। अब वो बोल रहा है कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, पहले आप ये बताइए, किसी भी पहिया का चक्कर का मतलब हुआ एक पहिया एक चक्कर तभी पूरा करेगा जब वो अपनी इस बाउंड्री के बराबर, यानी अपनी परिधि के बराबर चल लेगा। कोई भी पहिया एक चक्कर तभी माना जाएगा जब उसकी जो परिधि है उसके बराबर वो चल लेगा। तो इसका मतलब पहिए का एक चक्कर, पहले तो हम पहिए का एक चक्कर निकालते हैं, एक चक्कर बराबर पहिए की परिधि। इसका मतलब पहिए की जो परिधि है, परिधि का मतलब उसका परिमाप भी कह सकते हैं, इसी को परिमाप या परिधि कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr,
और देखिए 2 इंटू पाई, पाई की जगह रखें 22/7 और आर त्रिज्या हमने पहिए का निकाल लिया 77/2 है ना। 7 से ये कट जाएगा, 11 7 77, 7 से 11 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 22 गुणे 11 आ गया। अभी हम इसको ऐसे लिखा रहते हैं या फिर गुणा कर सकते हैं, या आराम से देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। 22 और 11 का अगर आप गुणा करेंगे तो आएगा 2 2 2 4 और 2 242 है ना। ये आया 242, लेकिन ये जो 242 आया है ये सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर ये सब सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में आया, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपसे कहा गया था इतनी दूरी 0.242 किलोमीटर दूरी चलने में कितना चक्कर लगेगा। आप बताइए, अगर एक चक्कर में कोई एक चक्कर में कितना चलता है, एक चक्कर में आपको 242 दिया गया है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपको चक्करों की संख्या बतानी है, जबकि आप सोचिए अगर एक कुल दूरी आप मान लीजिए 20 चलते हैं, 20 सेंटीमीटर कोई कुल चलता है और एक चक्कर में अगर वो 5 चलता है, एक चक्कर में 5 चलता है और कुल दूरी 20 है, तो कितने चक्कर लगेंगे? 4 चक्कर लगेंगे। तो आप समझ गए, तुरंत 20/5 कर देंगे, इसको काटेंगे, भाग करके 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक चक्कर की दूरी मालूम है और कुल दूरी भी दी गई है। देखिए कुल दूरी यहां दी गई, इसको इससे भाग कर दीजिए बस। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ किलोमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर में आया है। आपका ये जो 242 आया सेंटीमीटर, इनको समान करने के बाद, तो अगर हम लिखें चक्करों की संख्या, हमें जो बताना है चक्करों की संख्या, तो बराबर हम ऊपर जो लिखेंगे वो होगा कुल दूरी और नीचे होगा एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में क्या दूरी तय होती है, बस इसी को करना है। तो अब आप देखिए, आप इसको अगर बदलेंगे पहले तो 0.242 किलोमीटर में, किलोमीटर से अगर हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो बनेगा किस में? मीटर में। तो जरा गुणा करिए, तो 3 जीरो है, 0.3 स्थान उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 242। लेकिन ये अभी किस में बना? अभी मीटर में बना। लेकिन आपको तो नीचे ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में 242 मीटर को 100 से फिर गुणा करेंगे, ये जो मीटर आया है इसको 100 से फिर गुणा करेंगे तो आएगा 242 और 2 जीरो, इतने सेंटीमीटर। अभी मैंने इस दूरी को, दी गई दूरी को किस में बदल लिया? सेंटीमीटर में। ये किलोमीटर था, अब मान रखेंगे, ठीक बात है, क्योंकि कुल दूरी अब आपकी आ गई 242 और 2 जीरो साथ में किलोमीटर, और एक चक्कर की दूरी आई है 242। इसको रख दीजिए, 242 से कट करके एक बार में 2 जीरो 100 चक्कर लगेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको डील करना था और सॉल्व करना था। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से 2017 का प्रश्न पत्र के लघु उत्तरीय प्रश्न समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रयास करूंगा आपको 2018 और 19 का देने के लिए। तो आप सब वेट करते रहे, किसी भी टाइम आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आप तैयारी करते रहें, आपका पेपर अच्छा हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।